नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश सर, पीडी सर। कैफे के दूसरे साथी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हम बात करेंगे यूपी की सियासत की। राहुल गांधी यूपी के दौरे पे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि बहन जी, बसपा आजकल चुनाव दमदारी से क्यों नहीं लड़ती हैं। उन्होंने कहा अगर बहन जी हमारे साथ होती 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती। उसको लेकर के बसपा ने कांग्रेस पे पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस जहां मजबूत होती है वहां तो हमारे साथ वो द्वेषपूर्ण जातिपूर्ण व्यवहार करती है, और जहां कमजोर होती है उसको वहां हमारी याद आती है। हमने जब भी इन पार्टियों के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ, बसपा का कहना है तो हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हुआ, उनका वोट हमें नहीं मिला, तो फायदा क्या है। इसको लेके हम बात करेंगे कि राहुल गांधी का यूपी प्लान क्या है, और यूपी की सियासत को ओवरऑल भी बात करेंगे कि जिस तरह से आजकल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में रोज वार पलटवार होता है। कुंभ को लेकर के रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप नहीं लगाते। हम उसकी चर्चा भी करेंगे। अखिलेश सर, पहली टिप्पणी आपकी इस पूरे मसले पर जो राहुल गांधी ने कहा, फिर बहन जी ने बड़े ही सख्त लहजे में उसको कांग्रेस के पलटवार किया है। तो राहुल गांधी का यूपी प्लान क्या है? क्या ये बयान ऐसे ही निकल गया या सोची समझी उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? खासकर जो यूपी में 20-21% जो दलित वोट बैंक है, वो चाहते हैं कि अगर कोई वैक्यूम स्थापित हो रहा है, बसपा कमजोर हो रही है, तो वहां पर चूंकि पुराना वोट बैंक रहा है कांग्रेस, तो कांग्रेस उस जगह को वापस लेना चाहती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इस पूरे हमले के पीछे यही कारण है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने लिए संभावनाएं देख रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि वहाँ पर दलित वोटों में जो लीडरशिप है वो अब एक तरह से बीएसपी के हाथ से निकल चुकी है। ये कांग्रेस का अपना आकलन है, और ये वही कांग्रेस का जो पुराना स्वर्णिम दौर जो कि आज़ादी के बाद था नेहरू जी के टाइम पर, जिसमें कि यूपी से लेकर के पूरे उत्तर भारत में उनकी टूटी बोला करती थी, और उनका जो वोट बैंक था, जो जनाधार था कांग्रेस का, खैर वो तो सारे उस वक्त तो सभी वर्गों में उसका आधार था, लेकिन धीरे धीरे करके जो जनाधार था वो हमने खास तौर से देखा कि अनुसूचित जाति के वोटों में, ब्राह्मणों में खास तौर से कांग्रेस पार्टी का जनाधार था। और उत्तर प्रदेश में इसी के चलते लंबे समय तक उसने सत्ता में भी ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये तीन तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये तीन का जो वोट था उसके आधार पर कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही। लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो मुस्लिम वोट था वो पूरी तरह छिटक के चला गया। उसका ब्राह्मण वोट जो था उसको बीजेपी के तौर पर एक बड़ा विकल्प मिल गया। और जब कांशी राम जी ने ये पूरा आंदोलन शुरू किया, और पंजाब के से चाहे शुरू किया हो, लेकिन उनको जो मेन उनको जो फायदा हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कांशी राम जी के वहाँ से करने से जो अनुसूचित जाति का वोट था वो कांग्रेस के हाथ से निकल करके बीएसपी के पास चला गया। उनको लगा कि ये हमारी अपनी पार्टी है, ये हमारे बहुजनों की बात करती है, और इसीलिए हमारे अधिकारों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो कांशी राम जी कर सकता है। धीरे धीरे करके उनको सफलता मिलती चली गई। शुरू में वो कहते भी थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लड़ते हैं, और तीसरा चुनाव हम सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं। तो वो हुआ भी। और जब सत्ता उनके पास आई तो उन्होंने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये पूरी कहानी वहाँ की है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दशकों में हो क्या रहा है, जो मायावती जी के पास में सत्ता थी और जो दलितों का समर्थन था वो उनके हाथ से अब धीरे धीरे करके साफ तौर पर निकलता दिख रहा है। वो ये बात जो आपने शुरुआत में कही कि वो ये शिकायत करती हैं कि जब गठबंधन होता है तो हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन दूसरा का वोट हमें नहीं मिलता। लेकिन इस पर अब कोई पलट कर ये सवाल भी पूछ सकता है, अब तो पूछ सकता है, शायद 10 साल पहले कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास वोट है कितना। कोई ये पूछ सकता है 10% से कम, 10% पे आप आ गए, 10 भी नहीं, बल्कि अगर आप लोकसभा का वोट देखते तो 9 पॉइंट समथिंग वोट है। तो आपके पास वोट अब है कितना। अच्छा, आप दिल्ली यूपी की बात क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए, अभी जो लोग विधानसभा का चुनाव हुआ 2 हफ्ते पहले, उसमें क्या बीएसपी की हालत रही है। बीएसपी को नोटा से भी कम वोट मिले, और एआईएमआईएम जो कि नई पार्टी जिसने कि पहली बार केवल 2 सीटों पे लड़ी, और बसपा मेगा से 68 पे लड़ी थी, 68 पे लड़ी थी, उसके बावजूद भी बसपा के वोट एआईएमआईएम से कम रहे। तो ये घटती ताकत जो है ये निश्चित तौर पर मायावती जी के लिए चिंता की बात होगी, और इसलिए वो अपने अब सोच भी रही कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगातार अब वो इस काम में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच ये जो नया प्रकरण शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो 21%, आपने 21 बोला, 18 से 19% भी लोग बोलते हैं कि इतने परसेंट वोट दलितों के वहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा चंक बीएसपी के पास होता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोकसभा का नतीजा आया 10% वोट ही उनके पास बचे। वो एक बड़ा वोट में भी, मतलब गैर जाटव वोट में उनका वो रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। सिर्फ जाटव वोट ही उनका मुख्य आधार है, वही है, और वो उनके साथ रहा है, वो उनका कोर वोट है।
और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो वोट उनके साथ है, और मुझे लगता है आगे भी वो साथ में उनका रहेगा। लेकिन इसमें आपको ये नहीं भूलना होगा कि हम सिर्फ राहुल और मायावती जी की बात क्यों करें, अखिलेश यादव की बात क्यों ना करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा परिवर्तन करते हुए अपनी रणनीति में पीडीए पॉलिटिक्स बनाई, और उसमें उन्होंने अनुसूचित वोटों को भी साथ लेने का पूरा प्रयास किया। मुझे याद है कि वो गए और कांशीराम जी की प्रतिमा, उसका अनावरण अखिलेश यादव ने किया। आप सोचिए इस तरह से पॉलिटिक्स में कितना बड़ा एक उन्होंने चेंज किया अपनी, कि वो ओबीसी के नेता हैं, और अखिलेश यादव के जो पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनके समय पर जो कटुता रही मायावती में और मुलायम सिंह यादव में, आपको पता ही होगा, सरकार में था और वो गेस्ट हाउस कांड हुआ और वो सब हुआ। उसके बाद ठीक है, बाद में गठबंधन भी हुए, दोनों के मिलके भी लड़े, लेकिन उनका वोट लेने के लिए अब अखिलेश यादव ने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी अगर दलित वोटों पर अपना डोरा डालना चाह रहे हैं तो क्या इससे अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं होगी? और आखिर में एक बात जो बात कही राहुल गांधी ने, ये बात सही है कि अगर मायावती भी साथ होती तो इस लोकसभा चुनाव में और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन ये अलायंस कर सकता था, कांग्रेस, सपा और बसपा का अलायंस। क्योंकि आप देखिए अभी 43 सीट्स उनको आई, और वोटों के हिसाब से अगर आप देखें तो 10% वोट आप इसमें बसपा का मिला लें तो मुझे लगता है 8-10 सीटें और बढ़ सकती थी। हालांकि इससे केंद्र में मोदी सरकार बनने से आप रोक नहीं सकते। 10 सीटें बढ़ा भी लेते तो आपको इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर ये किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर साथ में होते तो शायद चुनाव की तस्वीर कुछ और बदल सकती थी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ होता, लेकिन मेन मुझे लगता है लड़ाई वो यही है, वोटों की लड़ाई है कि क्या ये वोट हम वापस ले सकते हैं। लेकिन जो बी टीम वाला आरोप है, अब जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं मायावती के ऊपर, वही आरोप मायावती कांग्रेस पर लगा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी की जीत हुई इसके पीछे सब वो कह ही रहे हैं कि ये तो कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाती। सर, चूंकि आप इसी शर्त पे आए हैं कि आते ही आपको मौका मिलेगा, पीडी सर मुझे माफ करेंगे। सर, बात हो रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मायावती जी पे जो तंज किया है कि वो चुनाव मजबूती से नहीं लड़ती, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अगर वो हमारे साथ होती तो लोकसभा में हमने बीजेपी को साफ कर दिया होता, सत्ता में नहीं आ पाती बीजेपी। आपको क्या लगता है जो दलित वोटों की को राहुल गांधी की नजर है दलित वोटों पर, तो जिस तरह से हमने देखा बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया बीजेपी, मतलब केंद्र सरकार ने, अगर यही हाल रहा तो यूपी की नब्ज भांपते हुए कल को काशीराम को जो मांग उठती है भारत रत्न देने की, बीजेपी कुछ वैसा करके बीजेपी भी दलित वोटों पर नजर उनकी भी हो सकती है। आप ये देखिएगा कि बीजेपी को दलित वोट कांग्रेस से ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी को आगे की राजनीति करनी चाहिए। पीछे ये बोलना कि वो अगर मजबूती से लड़ती तो क्या होता, तो गुजरात में आप क्यों नहीं मजबूती से लड़े? एक दिन प्रचार करने कोई बड़ा नेता नहीं गया। जिस गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को नाको चने चबवा दिया था और ये लगा था कि बीजेपी हार जाएगी, और आप उसके बाद अगर बलपूर्वक लड़ते तो हो सकता था 2022 का नतीजा कुछ और होता, लेकिन आपने लड़ा नहीं, आपने खाली मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी एक प्रचार के लिए गए, अध्यक्ष उनके एक बार गए, कोई बड़ा नेता नहीं गया, आपने बिल्कुल मैदान खाली छोड़ दिया था, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के सारे नेता तो बीजेपी ने ले लिए ना अपने पाले में। नहीं, जो आप देखिए 2017 के जो कौन था, अच्छा उनके समय हार्दिक पटेल, ये तो बड़ी सारे के सारे नेता कहाँ चले? ये तो बड़ी अजीब मासूमियत है कि इनके ले लिए और लगता है कि मायावती के लिए बीजेपी छोड़ दी है कि आप बलपूर्वक लड़िए, हम आपको छोड़ देंगे, अगर यही क्राइटेरिया है तो। असल चीज़ है कि आपने कहा कि दूसरी बात जो इसके बाद कि कांशीराम और मायावती और हम मिल करके लड़ते, तो ये बातें अब नहीं करनी चाहिए। अब है भी तो बंद कमरे में आप बात करिए। कई चीज़ें थी जो उस समय आपने किया होता तो हो सकता था कि आप सरकार में आज होते। अगर नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के सूत्रधार बने थे सबसे बड़े, इंडिया उन्हीं के पहल और कोशिश से गठबंधन ब्लॉक बना था, जब वो चाहते थे संयोजक बनना। और जो खबर अखबारों में छपी, अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई अखबारों में छपी कि सोनिया गांधी भी चाहती थी कि उनको संयोजक बना दिया जाए, और तब आप ये कह करके कि ममता जी नाराज हो जाएंगी, आपने उनको बिदका दिया। अगर वो आपके साथ होते तो बहुत बड़ा समीकरण बदलता। आप अगर इस विश्वास से चुनाव लड़े होते 2024 का कि नहीं हम लड़ रहे हैं सिर्फ लड़ने के लिए नहीं,
हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए, तो बिना मायावती के भी आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे। फिर तीसरी बात कि मायावती साथ आती तो किस आधार पे आती? चुनाव से पहले आपने मायावती के साथ माहौल बनाने के लिए क्या किया था? क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अब धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एक बार भी मायावती के साथ बैठक की? सोनिया गांधी को जब जरूरत थी वो रामविलास पासवान के घर पैदल चली गई थी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब जब सांप गुजर गया तब लकीर पीटने से कोई फायदा इसमें नहीं। ये देखने की होगी कि 2019 में जब सपा बसपा साथ मिले तो बसपा को 10 सीटें आई लोकसभा की, 14 में तो 0 थी। उसके बाद आप 22 में अकेले लड़ी तो बहन जी का वोट घट के 12-13% के आसपास आ गया। तो अगर 2024 में साथ लड़ती तो 0 से तो बेहतर होती ना। नहीं लड़ती तो लड़ने के लिए आप या तो आप ये सोच रहे थे कि वो 0 पर आ गई थी, एक सीट जीती थी, तो वो आकर के हमसे बात करें, आप ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं? मतलब 14 में 0 थी, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, नहीं। 19 में 10 आई, 22 में सीट एक आई, लेकिन वोट तो एकदम ये बढ़ तो गए 12-13%। अखिलेश जी अभी सर ने जो कहा कि 10 सीटें बढ़ जाती तो बात सही है कि 10 सीटें बढ़ जाती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा आसान नहीं होता है। मैं तो इस तरह के गठबंधन पर अब कुछ कहने से भी डरता हूँ, क्योंकि 2019 में सबको लग रहा था कि मायावती और अखिलेश का गठबंधन ये बहुत मारक समीकरण है, और ये समीकरण कम से कम कुछ नहीं तो 35-40 सीटें तो आधा तो जीतेंगे ही, आप 15 पर रह गए थे। तो कोई जरूरी नहीं कि मायावती आ जाती, क्योंकि अब दलितों का भी वोट दूसरी तरफ बट रहा है। लेकिन 2019 और 24 के मुद्दे अलग थे, तब बालाकोट स्ट्राइक और वो पुलवामा के बाद जिस तरह से एक नेशनलाइज मुद्दा बना था, तब बीजेपी बहुत अपबीट थी। तो अभी आपको नहीं 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी कहीं भी अपबीट नहीं थी? विपक्ष की कमजोरी का बात किया था, मुद्दे को इतने स्ट्रांग नहीं बीजेपी के फेवर में, तब लगता था विपक्ष कमजोर है। नहीं लूंगा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, उनके बारे में हमको जानकारी मिली कि उनकी स्थिति थोड़ी खराब है, तो मैंने उनके ओएसडी से कहा कि भाई आप लोगों की स्थिति खराब बताई जा रही है, तो बोले कि क्या बात करते हैं, मोदी जी के नाम पर तो कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का था, और उनका ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री के किसी भी भाषण में देखिए 2024 में 2019 से कमजोर रहा हो, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। विपक्ष उतने कॉन्फिडेंस में नहीं था, वो रिजल्ट आने के बाद, जैसे राहुल गांधी ने कहा आज रिजल्ट आने के बाद कि अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती बनारस से तो आप बच के भाग नहीं पाए होते। ये बात आप कह रहे थे, प्रियंका गांधी को आपने क्यों नहीं चुनाव लड़वाया? कोई चीज होने के बाद अगर ये सोचना कि हम ये करते, अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस सोचे को आप आगे आने वाली राजनीति में कैसे बदलेंगे? इसमें आप ये भी तो सोच सकते थे कि बिहार जब चुनाव हुआ तो आपने 70 सीटें क्यों ले ली? हाँ, अगर जीते तब 19 70 सीटें। हाँ 70 ले लिए, 19 जीते। आप अगर नहीं लिए होते इतना, तो तब तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए सरकार बना लेते तो नीतीश कुमार के आज उस स्थिति में होते कि वो जो बैलेंस है उसको टिल्ट कर सकते थे। बिल्कुल, ये भी तो एक सवाल उठता है। और आपकी पार्टी खुद आपकी पार्टी, आप छोड़ दीजिए बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी आप 6 सीट जीत गए, दूसरी बात है, बहुत बचकानी सीटें बांटी गई थी। बिहार में तो कम से कम मैं जानता हूं कि कहीं कोई जातिगत वोट का समीकरण, दूसरों के साथ संबंध, इन सबों का ख्याल ही नहीं रखा गया। आपके प्रदेश के नेता जो जिस तरह से आपको बताया, आप उस तरह से, आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि हम जाके प्रचार कर लेंगे, आप रणनीति का हिस्सा नहीं होते। तो इसलिए ये जेनरिक बयान आपके मुंह से बहुत शोभा नहीं देती। ये बात अच्छी है, आज भी आप मायावती को जोड़ लीजिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। 2027 तो सर पे है ना, लेकिन आपने जिस तरह की बात की और मायावती ने जिस तरह से जवाब दिया, उसमें तो बात बिगड़ती दिख रही है। देखिए, जो विचित्र जी ने बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण कर दिया है तो वो ठीक है, लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान को हम थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मायावती, अब हम ये सब अग्री करेंगे कि मायावती की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है, अब वो कहीं एक पॉलिटिकल हैवीवेट की तरह से नहीं देखी जाती, जो कि एक दौर में थी। जो कुछ सालों पहले तक कहा जाता था कि एकदम जो ट्रांसफरेबल वोट जो है वो मायावती के पास है, कि वो जिधर कह दें उधर सारा दलित वोट कर देगा। वो आज नहीं है, दलित वोट भी जो है वो सब जगह बट रहा है, और मायावती की अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब है। तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को शायद अवसर दिखता है कि दलितों का, क्योंकि इतना बड़ा कोई नेता बचा नहीं है, तो बीजेपी से कुछ दलित हम जो है वो छीन लें, ये करके कि आपकी नेता तो बेकार हो गई हैं, अब किसी काम की रही नहीं है, तो दलितों को हम अपनी तरफ वीन कर लें थोड़ा सा। और मायावती का अपना, आप पिछले अगर एटलीस्ट 5-6 साल की पॉलिटिक्स देखें तो वो बड़ी ही डॉर्मेंट सी पॉलिटिक्स है। किसी इलेक्शन के टाइम पे भी वो ज़्यादा कोई आवाज़ करती नहीं नज़र आती हैं,
यूपी इलेक्शन में भी उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटे, तो कई जगह ये था कि क्योंकि वो फेमस था उनके बारे में कि वो टिकट खरीदे जाते हैं बसपा में, वो रेट फिक्स होता है और लोग टिकट खरीदते हैं बसपा के जा कर के बहन जी से। तो कहीं मुझे पता है वेस्टर्न यूपी में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों ने अपने पैसे वापस तक मांगे कि छोड़िए हमारे पैसे वापस दे दीजिए, हमें टिकट नहीं चाहिए बसपा का। ऊपर से फिर यूपी चुनाव में जो लोकसभा में भी और उससे पहले विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे, और हर उस जगह पर उतारे जहाँ पर के एसपी का मुस्लिम कैंडिडेट था, समझे। तो वो उसके जैसे मेरे ही यहाँ अलीगढ़ में 2 विधानसभा सीट हैं, दोनों जगह एसपी के मजबूत कैंडिडेट मुस्लिम ही थे, हारे सिर्फ मायावती के मुसलमान कैंडिडेट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ वोट बांट लिए, थोड़ा जाटव वोट चले गए, थोड़े मुसलमान वोट चले गए, उतने ही डिफरेंस से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट थे दोनों सीट पर, और थोड़े वोट से एसपी के कैंडिडेट्स हार गए। तो ये मायावती की भी पॉलिटिक्स अब दिख रही है, और आजकल लोग जो है ना वो स्पेशली यूपी बिहार में पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन नेता क्या राजनीति कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो ये लोगों को दिखता है। तो शायद राहुल गांधी को ये लग रहा है कि कोई वो दलित वोट में कुछ डेंट मार लें और यूपी में अपनी पार्टी का वापस कुछ या, लेकिन हाँ राहुल गांधी की जो हमने हिस्ट्री देखी है वो बड़ी एपिसोडिक पॉलिटिक्स होती है उनकी। आज गए कुछ बोला, उसके बाद में 6 महीने के लिए अभी हाँ तो यूपी में अगर आपकी अपनी जमीन बनानी है तो आपको कंटिन्यूअसली यूपी जैसी जगह में क्योंकि दिखना पड़ेगा। विपक्ष के लिए आज की आशा डेट में खड़े करने हो तो 400 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल, राहुल गांधी सबसे बड़ी, भाई विपक्ष के लिए सबसे बड़ी आशा की किरण कौन है? हैं? लेकिन अब क्या करे विपक्ष, जो जिसको लगता है कि नहीं भाई बीजेपी से जिसको मोह भंग हो, जिसे लगे कि नहीं बीजेपी नहीं हमको कोई उसके जवाब में कोई राजनीतिक दल, तो कांग्रेस की तरफ ही देखेगा, और कांग्रेस की तरफ देखेगा तो हमारी तरफ एक कहावत है, कापे करूं सिंगार मोरे पिया अनहर, तो वही स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए राहुल, जैसे सोनिया गांधी का हमने नाम लिया, सोनिया गांधी लोगों को जोड़ करके उन्होंने एक समीकरण बनाया, गठबंधन बनाया और बहुत कुछ किया। वो भाषण नहीं देती थी, वो बोलती बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। राहुल गांधी को उन्हीं से सीखने की जरूरत है। पीडी सर, दलित लीडरशिप इस देश में, मतलब काशीराम के बाद बहन जी एक बहुत प्रमुख हस्ताक्षर थी, और हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि यूपी की सियासत को बदलते हुए और दलित रिप्रेजेंटेशन को यूपी में आगे बढ़ते हुए, तो उस तौर पे कई बार बड़ा दुखद भी नजर आता है कि इतनी स्ट्रांग लीडर का इस तरह से कमजोर होना, क्योंकि वॉइस तो थी वो कम से कम उस समाज को लेकर के। क्या वो जो उनका नीचे जाना, उस वैक्यूम को फिल करने की जो हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी शायद दलित वोटों पर नजर हासिल लिहाज से या चंद्रशेखर रावण बिजनौर से चुन के आए, तो उस पूरे सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात जो बार बार पिछले कई वर्षों से कही जा रही है कि मायावती किसी दबाव में है। हाँ। वो दबाव शायद उन पे लगे आरोपों का दबाव हो सकता है कि वो कोई भी चुनाव या तो लड़ नहीं रही हैं या इस तरह उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये शक जब तमाम एजेंसियों पे आरोप लगता रहा है कि विपक्ष के नेताओं को घेरती है, अभी तक मायावती को घेरा नहीं गया, जबकि उनके खिलाफ इल्ज़ाम कई सारे हैं। तो क्या मायावती किसी कार्रवाई के डर से मतलब अपने आप को चुनावी राजनीति में इस तरह रख रही हैं कि उनकी याद भी बनी रहे और उनको कोई ख़तरा भी न उठाना पड़े? अब उनके सामने संकट अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने का है। तो अब जो हमला वो राहुल गांधी पे कर रही हैं, और राहुल गांधी ने जो हमला किया असल में सब आने वाले दिनों की राजनीति का है। आप जिस वैक्यूम की बात कर रहे हैं, अभी सारे के सारे वैक्यूम बस बीजेपी ही भर रही है। जहाँ भी कोई स्पेस पैदा हो रहा है, सफलता असल में अपने आप को दोहराती चलती है। आप सफल हैं तो आपके साथ 4 लोग आपकी बुराइयों को छोड़ के भी जुटने को तैयार होंगे। ये हमने कांग्रेस के ज़माने में देखा, आपके साथ भी देखा, बीजेपी के साथ भी देखा। ज़्यादातर लोग सिद्धांतों की गठरी को फेंक देते हैं, सफलता के पीछे चल पड़ते हैं। तभी बीजेपी बहुत कामयाब पार्टी है। लेकिन दलित राजनीति, अभी संकट 3 तरह के हैं। एक तो गठबंधन की राजनीति का क्या करें। देखिए, सोनिया गांधी के समय जो राजनीति, जो गठबंधन हुआ था, उसमें ध्यान रखिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं थी, वहाँ से गठबंधन ज़्यादा आसान था। लेकिन जब आप यूपी में गठबंधन करना चाहेंगे सपा से, तो जाहिर है कि सपा की कोई ज़मीन आप चाहेंगे। बिहार में तेजस्वी से गठबंधन करना चाहेंगे तो तेजस्वी की ज़मीन आप चाहेंगे। आपसे गठबंधन करना चाहेंगे तो आपकी ज़मीन चाहेंगे, या ठीक इसका उल्टा है कि आप आपकी ज़मीन चाहेगी।
तो एक ही जमीन पे राजनीति करने वाले दो दलों का गठबंधन आसान नहीं होता है ना। उसके खतरे होते हैं जो मतलब आपसी टकराव के खतरे होते हैं। बीजेपी का गठबंधन जो सबसे लंबा टिका वो एक दौर में अकाली दल के साथ था पंजाब में, और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ था। उन जगहों पे जहां बीजेपी की प्रेजेंस बहुत बड़ी नहीं थी, तो गठबंधन की राजनीति वहां आसान होती है जहां वो मतलब आपस में नहीं टकराती है। अब एक नई गठबंधन राजनीति निकालने की कोशिश हुई कि आप बंगाल में तो लेफ्ट से समझौता कर लेंगे, केरल में लेफ्ट के खिलाफ खड़े होंगे, बिल्कुल स्थानीय स्तरों पे। तो एक ये गठबंधन राजनीति का खतरा था कि बहुत अविश्वसनीय हो गई, इस पे हमला आसान हो गया। दूसरा, इसके लक्ष्य बड़े तात्कालिक थे कि हमको बीजेपी को हराना है, हमको बंगाल जीतना है, हमको पंजाब जीतना है, हमको दिल्ली जीतनी है। ये पता चला कि आप उस तरह जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अविश्वसनीय हो गए हैं। लेकिन जिस दलित राजनीति की उभार की हम बात कर रहे हैं, देखिए 2007 में मुख्यमंत्री बनी मायावती यूपी की। हाँ, 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसको याद कीजिए, उसमें बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी की तरह उभरी थी। शायद 21-22 के आसपास सब थी। सपा की 2 सीट ज्यादा थी, बाद में उपचुनाव की वजह से दोनों बराबर हो गए। हाँ, जो तो राज बब्बर ने लेकिन लगभग सब 20 के आसपास, 20 के आसपास सब थी। 23, तो 21, उस समय 20 किसी गठबंधन के, किसी दलित वोट की, किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि सत्ता में कांग्रेस केंद्र में है और शायद वो प्रासंगिक है, तो लोग उसकी तरफ जा रहे थे। अब राजनीतिक दलों को, चाहे राहुल पे इल्जाम जरूर है कि वो कोई भी चुनाव मन लगा के नहीं लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद सोने चले जाते हैं, जबकि बीजेपी चुनाव न हो तब भी चुनाव लड़ती रहती है। वो हर स्टेप जो है वो इस तरह उठाती है। मतलब मनमोहन सिंह, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि मनमोहन सिंह ने जितने बड़े फैसले किए बिल्कुल दफ्तरी अंदाज में करके छोड़ दिया। सूचना का अधिकार दे दिया, मनरेगा दे दिया, उसका जलसा हो जाता आज की सरकार करती तो। आज एक नमो भारत झंडी को हरी झंडी दिखाने पीएम पहुंचते हैं। तो आपको प्रचार की रणनीति आज के दौर में तो समझनी होगी। बीजेपी इसमें बहुत निष्णात रही और धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी उसने अब देखिए दलित वोट लेने जा रही है वो, लेकिन अंबेडकर और कांशीराम को लेकर उसकी सोच क्या है, या अंबेडकर उनके बारे में क्या सोचते थे। जिन प्रतीकों का इस्तेमाल बीजेपी करी, अंबेडकर ने जो किताब है उनकी, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, वो एक लंबा लेख था और उसमें जो वाक्य है वो वाक्य बीजेपी आज भी हजम नहीं कर सकती है। उनका वाक्य है कि हिंदूज आर द सिक पीपुल ऑफ इंडिया एंड देयर सिकनेस इज अफेक्टिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ फेलो सिटीजन्स। यानी हिंदू लोग इस समाज के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी इस देश के दूसरे समुदायों को बीमार और नाखुश बना रही है। मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी में मैंने कहा, और ऐसा नहीं कि वो एक छिटका हुआ वाक्य है। उस पूरी किताब को पढ़िए तो ध्वस्त कर देते हैं कि जाति को तोड़ना है तो हिंदुत्व को खत्म करना होगा। उनको जाति तोड़क फोड़क आयोजन में बुलाया गया था एक ऐसे मकसद के लिए जहां जाति तोड़ना लक्ष्य था, और वहां उनका भाषण जब लोगों ने अध्यक्षीय पहले सुना तो उसको रद्द कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता है। तो अंबेडकर वो है। कांशीराम क्या है, कांशीराम को भारत रत्न देने जाएंगे तो आपको याद आएगा कि बोलते थे कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। बल्कि कांशीराम के कई दिलचस्प वो हैं, जैसे बोलते थे कि वो मजबूत सरकारें नहीं चाहिए, हमको मजबूर सरकारें चाहिए। मजबूर सरकारें जो है हम पे कम अत्याचार करती हैं, हम उन पे दबाव बनाए रखते हैं। तो दलित राजनीति को टिकना होगा तो थोड़ा अपनी वैचारिकता की ओर लौटना होगा। राहुल गांधी या बीजेपी दलित राजनीति की ओर जाना चाहेंगे तो सिर्फ सिंबल्स की मदद से नहीं जा सकते। सिंबल की मदद से अभी तो बीजेपी पहुंची हुई है, इसकी काट में मतलब कांशीराम को भारत रत्न दे देगी तो अब क्या करेंगे। आपको याद दिलाना होगा कि कांशीराम के बारे में बीजेपी की क्या सोच थी, या कांशीराम की बीजेपी के बारे में क्या सोच है, और क्या वो बदलने को तैयार हैं। देखिए, दलित और पिछड़ा सहयोग, आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, लंबा हो रहा है, एक अपने आप में क्रांतिकारी था 93 में। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद जो बिल्कुल जलता हुआ माहौल था, जिसमें बीजेपी की वापसी बिल्कुल अविसंभावी लग रही थी, उस समय दलित और सपा और बसपा का गठबंधन जो है वो एक बड़ी ऐतिहासिक बदलाव की उम्मीद की तरह पैदा हुआ।
वो उम्मीद बिखर गई बड़ी जल्दी, क्योंकि 2 साल बाद इनके व्यक्तिगत टकराव सामने आ गए। वो गेस्ट हाउस कांड हुआ और मायावती ने कसम खा ली कि दोबारा हम तो इन लोगों से नहीं जुड़ेंगे। बाद में अखिलेश से जुड़ी वो, लेकिन पिछड़ा दलित समीकरण ही है। जो पुराना कांग्रेस समीकरण था, अब नहीं लौटने वाला है। जो मुस्लिम दलित ब्राह्मण समीकरण था, जिसके पैरेलल समाजवादियों का पिछड़ा आंदोलन था, जो जिससे समाजवादी धारा निकलती थी, अब वो राजनीति नहीं लौट रही है। अब एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, जिसके पैरेलल अगर आपको खड़ा करना होगा तो दलित राजनीति को, पिछड़ा राजनीति को, अल्पसंख्यक राजनीति को एक आना होगा। वहां शायद जो पीडीए का मुहावरा है, मुहावरे के स्तर पे बड़ा फिट है, लेकिन क्या वो एक्शन के लेवल पे आने वाले दिनों में कोई काट बन सकेगा, एक आध चुनाव बाद भी बन सके, ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश सर, अब कुछ छोटी टिप्पणियां ले लीजिए जी। ये जो पीडीए की बात की, पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा में चल गया, लेकिन बाद में देखा बीजेपी ने जिन राज्यों में लोकसभा में खराब किया, विधानसभा में वो कमबैक उसने किया। महाराष्ट्र में, हरियाणा हमारे सामने एग्जाम्पल है, और दिल्ली में तो 27 साल बाद आए। वो ज़्यादा उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा प्रचार और प्रसार की जो ताकत है वो बीजेपी की, वो अनमैच्ड है। आज की तारीख में कोई भी पार्टी कम से कम नेशनल लेवल पे तो बहुत पीछे नज़र आती है। स्टेट लेवल पे कुछ कुछ पार्टियां तमिलनाडु में या बंगाल में बहुत मजबूती से लड़ते हैं, हर तरह से। मतलब आपको लग रहा है जैसे दूसरे राज्यों में बीजेपी ने अपनी खोई जमीन वापस ले ली, जो बहुत ही तेजी से। यूपी में अभी मौजूदा हाल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अभी जो उपचुनाव यूपी है, में 27 की तैयारी तो लग रहा है कि 25 से ही एकदम हर दिन लड़ी जा रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो सबक है वो सीख लिया। लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, वो सबक सीख चुके हैं, और उपचुनाव में आपने देखा ही। और साथ ही जो इंटरनल डायनामिक्स हैं बीजेपी के, वो भी मुझे लगता है उनके पक्ष में ही है, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही है। क्योंकि ये संदेश जा चुका है दिल्ली से साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को, उत्तर प्रदेश के, कि नेता और चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है। इसको लेकर के किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए दूसरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ लगे हैं। और महाकुंभ में हमने देखा भी कि पूरी अपनी मशीनरी, खुद को भी उन्होंने उसमें झोंक दिया। तो वो साफ तौर पर दिखाता है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए इसको एक बड़े अवसर के रूप में इस्तेमाल भी किया, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पूरे, मैं भी 2-3 दिन पहले भोपाल में था, वहाँ मेरी कई नेताओं से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा मैसेज गया है। लेकिन अखिलेश तो रोज कुंभ को ही लेकर उन पे वो तो सवाल करेंगे, उठाते हैं, वो अगर भगदड़ ना को करे तो लेके, फिर बताइए कि क्या करेंगे। अव्यवस्था को लेके। अगर वो तमाम नहीं चीजों करेंगे को तो फिर वो, ये तो उनका काम है ना। विपक्ष अगर नहीं करेगा तो फिर ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी से हटने वाली बात हुई। जो सवाल उठा रहे, बिल्कुल तो सवाल उनको उठाने ही चाहिए। अखिलेश यादव को सारे सवाल उठाने ही चाहिए, वो तो विपक्ष का काम यही है। और इसके चलते अगर चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाएं व्यवस्था पर सवाल उठाने से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमें उसको इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन हम पॉलिटिकल अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ निर्विवाद तौर पर अब बीजेपी के वहाँ पर नेता हैं, और वो सबक सीख चुके हैं। और 2027 के लिए उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। तो जैसे मैंने कुंभ का कहा, वो तो अपनी जगह पर है ही है, वो तो करेंगे ही। लेकिन इसमें आपको 2024 का ये देखना चाहिए कि आपने जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहाँ 2 बड़े झटके लगे, तो हरियाणा में भी झटका लगा था बीजेपी को, 5-5 का था। तो ये मूलतः जो संविधान को लेकर के बात कही गई थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इसके चलते जो अनुसूचित जाति का वोट पिछले 2 लोकसभा चुनाव में और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आया था, जिसमें कि गैर जाटव खासतौर से बीजेपी के साथ आया था, वो छिटका था। वो अखिलेश यादव के पीडीए के दांव के चलते या और भी चीज़ों के चलते वो हटा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बीजेपी वापस उसमें काफ़ी हद तक रिस्टोर कर चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव यही बताते हैं, हरियाणा के चुनाव यही बताते हैं। दिल्ली में भी बीजेपी ने हालांकि बहुत अच्छा नहीं किया, जो अनुसूचित जाति की सीटें, आरक्षित सीटें थी, लेकिन अभी भी बीजेपी ने कुछ वोट जरूर लिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और यूपी में बीजेपी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो इस पर काम करेगी और कर भी रही है कि इसको वापस पांडे में लाया जाए। बस यही सेम सवाल है कि क्या बीजेपी जो लोकसभा की हार है उससे उबरने में कुछ कामयाब रही है? देखिए, लग तो बिल्कुल रहा है जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपने लेसन्स लर्न किए कि क्या हुआ, कितना ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हो सकता है। क्योंकि वो जो था ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस का था, क्योंकि हर आदमी जो है ना यही नाच रहा था कि 400 पार 400 पार, और अब तो जीत ही जाएंगे और मोदी के नाम पे कोई भी जीत सकता है। तो उससे वो झटका लगा उन्हें। लेकिन उससे कितनी जल्दी उन्होंने अपने लेसन लर्न करें ये हमने स्टेट इलेक्शंस में देख लिए। और यूपी में जो थोड़ा सा एक लीडरशिप टसल आई थी, और जो एक लोगों के दिमाग में आया था कि हाँ शायद योगी को लेकर Internal कुछ लोग politics। खुश नहीं हैं या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसको भी उन्होंने पेपर आउट कर लिया। और प्लस जो ये देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो डिलीवरी का मैकेनिज्म बनाया है बीजेपी ने उसको आप नकार नहीं सकते। जो
लोगों तक जो चीज़ें प्रॉमिस की हैं वो चीज़ें पहुंचाना, और उसके अलावा पहुंचाने से ज़्यादा उस पहुंचने का परसेप्शन बनाना। समझे? तो जो जब वो बड़ी फेमस जो है ना, वो मार्केटिंग में 3 पीस एक थ्योरी होती है, 3 पीस, कि आपका परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन और उसका परसेप्शन। तो अगर परफॉर्मेंस 1 है तो उसका प्रोजेक्शन 10 होना चाहिए और परसेप्शन 100 होना चाहिए। तो बीजेपी के केस में वो एक परफॉर्मेंस का परसेप्शन 1000 होता है। समझे? तो वो बनाते हैं, उस परसेप्शन को क्रिएट करते हैं। हाँ, तो वो परसेप्शन जो है वो बना हुआ है। उसका बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है कि आज एक बस्ती में 2 लोगों को अगर घर मिलता है पीएम योजना वाला, तो बाकी 200 को जो है ना वो उम्मीद जग जाती है कि कल मुझे भी मिलेगा, है ना? वो राशन आ रहा है तो वो आ रहा है, सबको दिख रहा है। ये चीज़ें हैं जो कि लोगों की लाइफ पे असर डाल रही हैं। और मेरे एक जानने वाले यूपी पीसीएस के ऑफिसर, उनकी वाइफ हैं, इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो है ना वो जीना हराम कर रखा है सरकार ने, कि हर महीने जो है ना वो चाहे आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, वो लिस्ट लेकर के आ जाते हैं उस पर मार्क किए हुए कि ये इस मोहल्ले में इन 4 घर में राशन नहीं पहुंचा, तो वी हैव टू उनको इंश्योर करना है कि भैया वो राशन पहुंच रहा है। तो इस लेवल की मॉनिटरिंग और ये इलेक्शन से पहले जो है ना सब हो रही थी। अगर तो मतलब रातों की नींद उड़ गई है कि एक मोहल्ले में एक घर में अगर वो पैकेट नहीं पहुंचा है तो वो भी हमारे पास लिस्ट में मार्क होकर के आ जाता है कि इस घर में नहीं पहुंचा। तो ये इस तरह की एकदम बिल्कुल इस लेवल की डिलीवरी इंश्योर करना, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स दिखते हैं ना बाकी लोगों के मुकाबले। पीडी सर, इसी पे आपका देखिए, ऐसा है कि 2024 के नतीजों ने योगी जी की साख पे असर नहीं डाला था, बल्कि ये भी एक संदेश गया था कि योगी ने इन चुनाव में जानबूझ के अपने हाथ पीछे खींचे हुए हैं ताकि बाकी लोगों को दिखा सके कि लड़ लो मेरे बिना। और उपचुनाव में उन्होंने साबित कर दिया वापसी करके कि वो हैं। मामला 2027 का नहीं है। नहीं, ये तो परसेप्शन की सुनिए, बात है, perception की लेकिन बात ऐसा है। मुझे मैं लगता नहीं कि ऐसा इसलिए मैं इस तथ्य की तरह इसको नहीं रख रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि एक मैसेज ये भी था कि योगी जितनी ताकत लगाते हैं आमतौर पे, उसके उदाहरण थे बाकायदा। उतनी ताकत उन्होंने नहीं लगाई, उनके संगठन उतने साथ नहीं थे। मामला 1927 का नहीं है, 2027 का नहीं है, 2029 का है। मतलब जब मोदी जी 75 पार हो चुके होंगे, जब बीजेपी के भीतर केंद्रीय स्तर पे किसी नए नेता की तलाश होगी, तो वो गुजरात का होगा कि यूपी का होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पे योगी जी की दावेदारी बहुत बड़ी होगी यहाँ इस लेवल पे। अब उसके ढंग से वो राजनीति को कैसे बदल रहे हैं, ये बात बार बार कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो जैसे दिल्ली के चुनाव में स्थानीय मुद्दों की राजनीति करी। मुद्दों की राजनीति के अलावा बीजेपी की वैचारिक पहचान इतनी पक्की हो चुकी है कि वो बिल्कुल मतलब हिंदू हितों की पार्टी है कि जो इनका मुहावरा है 80 और 20 का मुहावरा, बटेंगे तो कटेंगे वाला मुहावरा, या एक है तो सेफ है वाला, जो बीजेपी की मतलब जैसे इन दिनों उसकी मुख्य लाइनें हो गई हैं। ये बैनर है, बाकी नीचे ठीक है, हम आपको राशन भी दे रहे हैं, हम आपको मकान भी दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात दे रहे हैं वो एक हिंदू पहचान दे रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसा होगा जिसमें आप एक होके रहिए। ये राजनीति संघ को भी थोड़ी रास आएगी, थोड़ी योगी जी को भी रास आएगी। और 2027 का प्रदर्शन योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा 2029 के लिए प्रक्षेपित करेगा कि बीजेपी में अगर नई नेतृत्व पंक्ति के लिए, ये बात बड़ी अजीब लगती है आज सुनने में। एक समय अगर आडवाणी के सामने जो चुनौतियां थी उनका जिक्र होता, लगता है कि अरे आडवाणी को कौन चुनौती दे सकता है, वाजपेयी को कौन चुनौती दे सकता है। लेकिन वो धीरे धीरे वो एरा पार हुआ। तो युग बीतते हैं, नए लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से 2027 के अलावा ये 2029 की भी तैयारी है। नहीं, 2029 का तो मामला पहले से सेटल्ड है। मोदी जी ने जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने कहा था, उसके बाद अभी वो कई दूसरे मौके पर भी बोल चुके हैं। तो ये अभी कहीं कुछ होने वाला है। उसके बाद होते 34 का आप सोचिएगा। 34 हो सकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।